कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, माइंड्स एक्ट 1952 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज हम करेंगे पार्ट 2 एंड कवर करेंगे सेक्शन नंबर 10 से लेकर के सेक्शन नंबर 19। लेकिन हाँ, अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 10 की, दैट इज सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स यार, आप लोगों के साथ ऐसा होता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक बात बताते हो और बोलते हो टॉप सीक्रेट है, बताइए मत किसी को। लेकिन क्या हो अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाए? बस कुछ इसी तरह से कहते कि जो भी चीफ इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, जो भी पर्सन माइन में इंस्पेक्शन करने के लिए गया है, अब जैसे आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को यकीन करके ही बताते हो ना अपनी सीक्रेट बातें, ऐसे ही जो माइन वाले होते हैं वो भी अपने रिकॉर्ड्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है, वो चीफ इंस्पेक्टर, वो जो इंस्पेक्टर, वो जो ऑथराइज्ड पर्सन आता है इंस्पेक्शन के लिए, एक ट्रस्ट करके ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसे दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो, अब जैसे आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बात बताई तो आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या फर्ज बनता है कि वो बात अब आगे किसी तीसरे को ना बताए, है ना? ठीक इसी तरह से कहते जो फिर वो ऑथराइज्ड पर्सन या जो भी पर्सन इंस्पेक्शन के लिए आया था माइन में, अगर माइन वालों ने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करी है इंस्पेक्शन के दौरान, तो यहाँ पर कहते अब उनका ये फर्ज बन जाता है, जो भी इंस्पेक्शन करने आया था, कि माइन के रिलेटेड वो जो भी इंफॉर्मेशन है जो उन्हें कलेक्ट करी थी वो कॉन्फिडेंशियल ही रखे, उसे लीक ना करे। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन होती किस किस के पास है? चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, मतलब आगे इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के आगे फर्दर जो असिस्टेंट्स होते हैं। या फिर अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको याद हो, उसमें मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर आप लोग चीफ इंस्पेक्टर हो और मैं गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हूँ तो आप मुझे भी ऑथराइज कर सकते हो इंस्पेक्शन के लिए। कुछ याद आया? हाँ जी। तो अगर कोई ऑथराइज पर्सन भी है, ये वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जो कि इंस्पेक्शन करने जाते हैं और सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना इन्हीं के पास होती है और इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि उस इंफॉर्मेशन को टॉप सीक्रेट बना करके रखे। लेकिन कई बार इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज भी करना पड़ जाता है, बताना भी पड़ जाता है। जैसे कि अगर कहते केस हो किसी वर्कर की, माइन में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े तब कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या किसी भी राह चलते को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे? नहीं। तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कौन मांग सकता है? वो कोर्ट हो सकती है जहां पे केस चल रहा है, कमेटी जो इंक्वायरी कर रही थी, कोई ऑफिशियल ऑनर या फिर मैनेजर, वर्कमैन कंपनसेशन का कमिश्नर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। फ्रेंड्स, ये कुछ होते हैं बंदे या कमेटी या कह लो जिन्हें ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाती है। ठीक है। लेकिन अगर कहते आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लिए बिना ही किसी को भी ये इंफॉर्मेशन लीक कर देते हो तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? देखो, दोस्ती के केस में तो दोस्ती टूटती है, लेकिन यहाँ वाले सिनेरियो में ना फिर 1 साल की जेल और फाइन या फिर बोल, दोनों भी ऐसा पनिशमेंट हो सकते हैं। इतना समझे। अब बात आती है ट्रायल की। जो ट्रायल चलता है ना, जो कोर्ट में ट्रायल चलता है ना, वो फ्रेंड्स याद रखना, जो कोर्ट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना स्टार्ट नहीं कर सकती है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 11, दैट इज सर्टिफाइंग सर्जन। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट पता क्या बोला गया है? मान लीजिए ये कौन है? डॉक्टर पिंकू। ठीक है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर है। इसने क्या करा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्योंकि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है डॉक्टर पिंकू, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें ऑथोराइज करा एज अ सर्टिफाइंग सर्जन। पहला पॉइंट क्लियर।
ये है वो क्वालिफाइड डॉक्टर पिंकू जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंट करा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको क्या है यार, 15 दिन के लिए लीव पर जाना है, छुट्टी पे जाना है इसको यार। तो फिर अब ये अपनी जगह क्या किसी और को 15 डेज के लिए टेम्पररी ऑथराइज कर सकता है? आपको क्या लगता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। अब मान लो ये तो जा रहा है 15 डेज की लीव पर, ठीक। तो इसने क्या करा, जो ये टोमो है ना, ये जो टोमो है ये भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, इसने अपनी जगह 15 डेज के लिए टेम्पररी इसको ऑथराइज कर लिया ऐसा सर्टिफाइड सर्जन, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर के। ये तो पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जरा आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा, अगर मान लीजिए ये जो है इसको मान लो राजस्थान रीजन के किसी कोल माइन में अपॉइंट किया गया था एज अ सर्टिफाइड सर्जन। अच्छा, लेकिन अगर इसका उस माइन में फाइनेंशियली या किसी भी तरह से कोई लिंक होता, कोई लेना देना होता, तो मुझे आप लोग बताइए क्या फिर ऐसे वाले सिनेरियो में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको माइन के लिए सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंट कर सकती थी? यस, बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। हाँ, तो तीसरा पॉइंट भी समझ गए कि अगर उस बंदे का माइंड के साथ फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से कोई भी आपस में लिंक है, तब उसे सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो 3 पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कहते कि करेगा क्या सर्टिफाइड सर्जन। मान लीजिए कोई माइंड में ब्लास्ट वाला यूनिट है या कोई भी ऐसे खतरे वाला जहां पे काम हो सकता है, तो ऐसे वाले जो भी वो वर्कर्स होंगे ना, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ना, वो ये सर्टिफाइड सर्जन करेगा। क्लियर। इसके अलावा मान लीजिए ये क्या है, ये कोई माइन है जहां पर जिसके लिए इसको सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंट किया गया था। अब ना आप लोग मान के चलो यार, ये जो माइन है ना, इसमें कोई बीमारी फैल रही है, हो सकता है डस्ट की वजह से फैल रही है, कोई बीमारी फैल रही है, तो फिर ये क्या करेगा सर्टिफाइड सर्जन, इस माइन को पूरा का पूरा मॉनिटर करेगा, समझ लो पूरा सुपरवाइज करेगा। समझ गए। एक तो जो डेंजरस वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उस माइन में, उनका ये मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, साथ ही साथ अगर कोई भी बीमारी उस माइन की वजह में फैल रही है, तो ये उस माइन को सुपरवाइज करेगा, उसकी पूरी की पूरी कंडीशन को मॉनिटर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। तो ठीक है, फिर इस सेक्शन में इतना ही बताया गया था। एक बात और, ये जो वाला क्लॉज 4A 1984 में क्या है, इसको हटा दिया गया था, तो ये क्लॉज क्या है, इस सेक्शन का अब पार्ट नहीं रहा है। अदरवाइज बाकी जो इसकी क्लॉज है वो मैंने आपको समझा दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12, दैट इज कमिटीज। फिर सबसे पहले इसके क्लॉज 1 की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो माइंस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के अनाउंसमेंट करती है। ठीक है, और क्या करती है, एक कमेटी बना देती है। लेकिन अब कमेटी में लोग भी तो होंगे ना, कौन कौन होंगे, चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं उसमें एक चेयरमैन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है जी, उसमें चेयरमैन होगा। फ्रेंड्स, याद जो रखना है आपको वो ये बात है कि वो चेयरमैन गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर हो सकता है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर कभी भी चेयरमैन नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर एग्जांपल मिस्टर पिंकू क्या है, लेबर मिनिस्ट्री ऑफिसर है, तो उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मिस्टर पिंकू चीफ इंस्पेक्टर है, तो मुझे बताओ क्या वो चेयरमैन बन सकता है? नहीं बन सकता। मिस्टर टोमू इंस्पेक्टर है, मुझे बताओ क्या वो इस कमेटी का चेयरमैन बन सकता है? नहीं बन सकता। मिस्टर चिंकू लेबर मिनिस्ट्री ऑफिसर है, मतलब वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, क्या वो इस कमेटी का चेयरमैन बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर रह जाएगा, भूलेगो तो नहीं, क्या बोलगी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, याद रह जाएगा, भूलोगे तो नहीं। हाँ, नेक्स्ट आगे आ जाता है
लेकिन अभी अभी हमने क्या सुना, मैंने आपको क्या बताया कि चीफ इंस्पेक्टर इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता। लेकिन एक और बात याद रख लेना, मेंबर वो इस कमेटी का जरूर बनेगा। समझ गए? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, दो जो मेंबर्स होंगे, एक तो ये समझ गए कि मेंबर चीफ इंस्पेक्टर तो होगा ही होगा। दूसरा, दो मेंबर्स जो 2 मेंबर्स हैं जो माइनर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो माइनर जो माइन में काम करते हैं बंदे, जो मजदूर, जो वर्कर, ठीक, वो 2 मेंबर्स होंगे जो कि इन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 मेंबर्स होंगे जो कि माइन के ऑनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड माइन जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो ऑनर्स रिप्रेजेंट करने वाले 2 बंदे होंगे, इन्हें अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्लियर? ऐसे ही 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। 2 पर्सन फ्रेंड्स वो होंगे जिनका याद रखना डायरेक्टली माइंस में कोई भी वो एम्प्लॉयड नहीं होंगे, डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होंगे। हाँ, वो जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है उसके वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस माइनिंग में वो एम्प्लॉयड नहीं होंगे। वो वाले 2 मेंबर्स भी इस कमेटी में होंगे। इतना क्लियर हुआ? अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, हमने अभी बात करी थी ना कि 2 मेंबर्स होंगे फ्रेंड्स, कौन से, जो कि इस माइन के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक इसी तरह से हमने समझा कि 2 मेंबर्स होंगे जो माइन के ऑनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितने मेंबर है? 2 में से एक मेंबर फ्रेंड्स कोल माइन का होगा, एक तो जो जनरल नॉर्मल माइन है उसका, और एक कोल माइन का। यही सेम चीज लागू होगी माइन के ऑनर्स को रिप्रेजेंट करने वक्त भी। एक मेंबर होगा जो नॉर्मल माइन है ही, और एक कोल माइन का। ये बात याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोगों को इससे क्लॉज 1 क्लियर हो गया। तो फिर अब बात करते हैं इसके क्लॉज 2 की। सेकेंड क्लॉज बोलता है फ्रेंड्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो कहते हैं एक स्पेसिफिक रीजन, लाइक राजस्थान हो गया, लाइक पुणे हो गया, मतलब कोई भी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए भी वो स्पेसिफिक रीजन की जो माइन है या कोई ग्रुप ऑफ माइंस हैं, उनके लिए भी अलग से कमेटी भी बना सकती है। ठीक, बस इसमें इतना ही बताया गया था कि स्ट्रक्चर सारा वही सेम होगा। मैंने डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। तो मतलब स्ट्रक्चर आप समझ गए ना, वो जो भी हमने स्ट्रक्चर सारा समझा, स्ट्रक्चर सारा वही होगा। ठीक, लेकिन हमने जो एंड में कोल माइन वाला पॉइंट समझा था ना कि एक मेंबर कोल माइन का होना ही जरूरी है, वो वाली बेसिक कंडीशन इस क्लॉज में लागू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, मान लो छत्तीसगढ़ रीजन के लिए एक रीजन की एक पर्टिकुलर माइन के लिए मान लो उन्होंने कमेटी बना डाली, तो सारा कमेटी का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो भी हमने समझा था। लेकिन जो ये कंडीशन थी कि अगर माइन के ऑनर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए तो एक कोल माइन का होगा, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर माइन के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए तो एक कोल का होगा, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। बाकी सब सेम, समझ गए? गुड। तो फिर हम बात करते हैं इसके क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 ये बोलता है फ्रेंड्स कि मान लो यार जो कमेटी है उसमें कोई बंदा कम है, जब कमेटी की मान लो मीटिंग चल रही है, जो भी काम हो रहे हैं, कोई पर्सन उसमें गैर हाजिर है ही नहीं, या कमेटी में कोई बंदा हो सकता है क्वालिफाइड तो वो है नहीं, लेकिन थोड़ा रिश्वत के जरिए या किसी भी तरीके से उसको, समझ गए ना बस, तो मतलब वो वैलिड भी नहीं, वो बंदा उस काम में, उस कमेटी में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है। तो 2 सिनेरियो बन गए, एक तो आपकी कमेटी में या तो मेंबर कम है, या अगर जो है वो कमेटी में होने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है। ठीक, तो ऐसे वाले सिनेरियो में भी अगर कोई भी कमेटी में काम हुआ है, हम तब भी वैलिड ही मानेंगे। मतलब अगर वो काम हुआ है ना, तो हम ये कह के रिजेक्ट नहीं कर देंगे, काम को इलीगल नहीं कह देंगे या इनवैलिड नहीं कह देंगे कि आपकी कमेटी में तो कम मेंबर्स थे, या अरे आपकी कमेटी में ये वाला एक मेंबर तो एवं आपने अपनी जान पहचान के चक्कर में बिठाया है। तो मतलब ऐसी वाली बातों के चक्कर में आप उनके काम को इनवैलिड नहीं बोलोगे, वैलिड ही बोलोगे। क्लियर? ये वाले पॉइंट में अगर क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, पर आई होप आप समझ गए होंगे, समझदार हो। ठीक है, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13, दैट इज फंक्शंस ऑफ द कमेटी।
सेक्शन 12 में हमने समझा कि एक कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यार वो कमेटी काम क्या करती है, चलिए अब ये देखते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रपोजल को लेकर के। मान लीजिए फ्रेंड्स, माइंस में क्या है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइन में कोई न्यू इक्विपमेंट का यूज करना है, तो उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग रूल भी बनाने हैं। अब वो प्रपोजल गया कमेटी के पास कि ये एक इक्विपमेंट है, इसके सेफ्टी के रिगार्डिंग हम ये रूल्स बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करेगी, कमेटी प्रॉपरली स्टडी करेगी और फिर वो जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि ये रूल्स बनाने चाहिए या फिर नहीं। मतलब कि एक माइन को लेकर के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो उसको प्रॉपरली पहले देखता कौन है कि ये रूल बनने चाहिए या फिर नहीं, कमेटी। ठीक, एक पॉइंट क्लियर। सेकंड, अगर कोई भी एक्सीडेंट या फिर स्पेशल मैटर, मान लीजिए जो माइन है ना उसमें कोई बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में कहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो उस कमेटी को ही क्या है ये कह सकती है कि आप जाइए माइन में जाकर के प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए कि आखिर ये जो इतना बड़ा हादसा है ये माइन में हुआ क्यों और कैसे हो गया। ठीक, तो मतलब जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे ना तो ये कमेटी क्या है फिर माइन में जाकर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है अगर कोई भी स्पेशल मैटर आ गया, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, थर्ड पॉइंट, मान लीजिए फ्रेंड्स ये पता है कौन है, ये पिंकू है, ये ना माइन का ऑनर है, और ये टोमू है, ये टोमू ना इंस्पेक्टर है। आप जानते हो ना इंस्पेक्टर क्या करता है, माइन में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करता है। अब मान लीजिए ये इंस्पेक्टर ने क्या है माइन में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करी, नो डाउट ये अपना ऑर्डर तो देगा ना, हाँ जी। तो मान लो इसका जो ऑर्डर है ना वो माइन का जो ये ऑनर है ना पिंकू, यार इसे ना अच्छा नहीं लगा, मतलब जो ऑनर है वो इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो फिर यहाँ पर क्या है, ये जो ऑनर है ना इस इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। और ये जो अपील हुई है ना, सबसे पहले तो इस एक्ट में जो अपील्स अलाउड हैं वो वाली है, जो फिर ये कमेटी है उस अपील को भी सुन सकती है। समझ गए, ये भी पॉइंट क्लियर कि अगर अपील होती है इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट तो उस अपील को भी सुन सकती है, अपना डिसीजन दे सकती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कौन, कमेटी। अभी अभी हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि ये जो इंस्पेक्टर है, मान लो ये चीफ इंस्पेक्टर है और इसी के ऑर्डर के अगेंस्ट ही अपील करी गई है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं केस इसके खिलाफ है। तो फिर मुझे बताओ, हमने सेक्शन 12 में समझा था कि चीफ इंस्पेक्टर तो इस कमेटी का मेंबर होगा ही होगा। अब जरा आप सोचो यार, जो बंदा उस कमेटी का मेंबर है ना, और उसी के अगेंस्ट ही केस चल रहा है, तो क्या उस बंदे को उस कमेटी में होना चाहिए? नहीं, जी हाँ, यही ये पॉइंट भी बोलता है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर के अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है तो फिर कहते वो जो चीफ इंस्पेक्टर है ना उस कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों? ताकि फेयर डिसीजन लिया जाए। समझ गए? तो आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 13 भी क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ना, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो ऐसे अगर सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी चाहिए ना तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर करिएगा। एक बात और, अगर आपको सारे एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्ट ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ समझाए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14, दैट इज पावर एक्सेट्रा ऑफ द कमिटीज। यार आप लोगों ने बचपन में वो देखी है जो होते थे वो एसपीडी पावर रेंजर्स। सोचो आपके पास वो आई थिंक वो 5 जन थे, वो 5 के पावर आ जाए तो क्या होगा। ठीक इसी तरह से कमेटी के पास भी पावर है, 5 जन की नहीं लेकिन 2 जन की पावर होती है कमेटी के पास। कौन से 2 जाने देखिएगा, एक तो इंस्पेक्टर जैसी पावर होती है इसके पास, दूसरा कोर्ट जैसी पावर भी होती है। इंस्पेक्टर आप लोग जानते हो ना, इंस्पेक्टर किसी भी माइन में कभी भी घुस सकता है, डे हो या नाइट वो जा सकता है ना। दूसरा वो इंस्पेक्टर कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है ना, कोई भी वो वहां का इक्विपमेंट मटेरियल्स चेक कर सकता है, किसी मटेरियल को सीज कर सकता है, और आप जानते हो वहां के लोगों से पूछताछ भी कर सकता है।
ठीक इसी तरह से ये सारी की सारी पावर्स ना इंस्पेक्टर जैसे ही इस कमेटी के पास भी है। अब कोर्ट के पास कौन सी पावर्स होती है, जैसे कोर्ट भी किसी को बुला सकती है कि आइए अपने बताइए, है ना, या वो कोई भी सबूत पेश करने को बोल सकती है। कोर्ट भी कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, शपथ दिला सकती है। अब जानते हो एक कोर्ट क्या क्या काम करती है, तो वो सारे काम भी कमेटी कर सकती है। तो देखा, इसके पास दो जनों की पावर है, याद रखना, इंस्पेक्टर की भी और कोर्ट की भी। मतलब इंस्पेक्टर जैसे काम भी कमेटी कर सकती है एंड कोर्ट जैसे भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15, दैट इज रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। हमने फ्रेंड्स जब फंक्शंस ऑफ कमेटी वाला सेक्शन समझा था, उसमें मैंने अपनी बात बताई थी कि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है माइन में तो कमेटी क्या करती है, इंक्वायरी करती है ना। यार इंक्वायरी आपको क्या लगता है ऐसे फ्री में हो जाएगी, कोई खर्चा नहीं आएगा? कुछ तो खर्चा होगा ना। मान लीजिए XYZ माइन है जिसका ऑनर मिस्टर पिंकू है और वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, कमेटी आई, इंक्वायरी करी और इंक्वायरी के दौरान 50,000 रुपीज का खर्चा हुआ। तो फिर अब वो 50,000 रुपीज भरे कौन? तो फिर यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ये कह सकती है कि ओ मिस्टर पिंकू, आप ऑनर हो ना इस माइन के, या फिर उसने मतलब कोई एजेंट रखा हुआ है अपना मिस्टर चिंकू, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर या फिर एजेंट को बोल सकती है कि ये पैसे आप भरोगे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अमाउंट देने को भी बोल सकती है, आधा भी दे सकती है। ठीक, ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने क्या डिसीजन दिया। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि मिस्टर पिंकू जो कि माइन के ऑनर है, पूरा 50,000 रुपीज वही क्या है भरेंगे। तो फिर उनको क्या नोटिस मिल गया ऑनर को, 6 हफ्ते या 6 वीक्स तक वेट करा, लेकिन ऑनर ने वो 50,000 रुपीज नहीं दिए। तो अब पता क्या होगा, चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करेंगे, मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे कि इस तरह से ऑनर को हमने नोटिस भी दिया, 6 वीक्स तक वेट भी करा, लेकिन ऑनर ने 50,000 नहीं दिए। ठीक है, चलो जी, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का तो ये काम था कि मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दीजिए। लेकिन अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो ये करेगा कि जिस एरिया में, अगर मैजिस्ट्रेट के उस एरिया में क्या है, मैजिस्ट्रेट के एरिया में कहते, मैजिस्ट्रेट के एरिया में ऑनर की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेस मतलब जबरदस्ती लेगा, सेल करेगा, बेचेगा और पैसा रिकवर करेगा। समझ गए? मैजिस्ट्रेट क्या करता है, उस एरिया में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑनर की है ना, बस उसको जबरदस्ती लेगा, बेचेगा, पैसा रिकवर कर लेगा। समझ गए? Good. Now let's talk about section number 16, that is notice to be given of mining operations. Mr. Pinku XYZ माइनिंग का ऑनर है। अब वो सोचता है यार एक नई माइन क्यों ना काम शुरू करा जाए, काम नया शुरू करा जाए, न्यू माइनिंग का वर्क करना चाहता है। अपनी मर्जी से शुरू कर सकता है? बिल्कुल नहीं, उसे पहले रिटन नोटिस देना पड़ेगा। किसे? आपको या मुझे? नहीं नहीं, हमें नहीं। तो फिर किसको? चीफ इंस्पेक्टर को, कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जहां पर माइन लोकेटेड है वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, इन तीनों को। और कैसे? प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, मतलब जो भी उसने डिटेल्स देनी है, नेम बताना है, लोकेशन बतानी है, जो भी उसने बताना है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही देगा। लेकिन हमें तो समझ गए ना कि अगर मिस्टर पिंकू जो कि माइन के ऑनर थे वो नया माइनिंग का वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, किन्हें देना पड़ेगा नोटिस, हम ये भी समझ गए। लेकिन कब तक नोटिस देना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मान लो 1 अक्टूबर को वो न्यू माइनिंग का काम शुरू कर रहा है, तो उससे 1 महीना पहले एटलीस्ट 1 सितंबर तक, अक्टूबर तो 1 सितंबर तक क्या है, उसे बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए ना कि आपको क्या है, 1 महीना पहले ही रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा इन लोगों को, और एकदम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। तो बहुत सिंपल सेक्शन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये याद रखना है ना कि वो 3 कौन से महान हस्ती है यार जिन्हें ये नोटिस देना है, तो ऐसे याद रख लेना, सीसीडी में कॉफी पीनी है, सीसीडी, सी से चीफ इंस्पेक्टर, सी से कंट्रोलर, डी से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।
अब नहीं भूलेगा, याद रह जाएगा। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 17, दैट इज मैनेजर्स। फ्रेंड्स यार, इसमें सबसे पहले पता क्या बताया गया है कि एक माइन है। अगर मान लीजिए ये एक माइन है ना, मैं सड़क बना रही हूँ ना अगर मान लीजिए ये एक माइन है ना, तो इसका जो मैनेजर है ना वो एक ही होगा, एक सिंगल मैनेजर ही होगा। ये नहीं एक माइन के लिए आपने 10 मैनेजर रखे हैं, नहीं, एक माइन के लिए एक ही मैनेजर होगा। ठीक है, पहली बात समझ गए। दूसरा, अगर मान लो आप इस एक माइन के लिए इससे मैनेजर रख रहे हो तो कहते इसके पास रूल में जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है ना, जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी गई है, वो क्वालिफिकेशन इसके पास होनी भी चाहिए। एक और बात, इसको ये जो मैनेजर है इसे माइन का जो ऑनर है या फिर जो एजेंट है वही अपॉइंट करेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मान लीजिए ये कौन है, ऑनर है इस माइन का, और इसके खुद के पास ही वो वाली क्वालिफिकेशन है जो कि इस एक्ट में एक मैनेजर के लिए बताई गई है, तो फिर ये खुद ही मैनेजर बन सकता है। तो पहला क्लॉज समझ में आ गया। गुड। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो मैनेजर है ये करेगा क्या? तो सिंगल किंग अक्षय कुमार क्या बोलता है, मैं सबको मैनेज करता हूँ तो मैनेजर बन जाता हूँ। बस ये भी क्या करेगा, सभी को मैनेज करेगा। मैनेजर है ना, मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा सारे काम को, इंस्ट्रक्शंस देखेगा, सब काम देखेगा, मैनेज करेगा। ठीक है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान से सुनना। ये कौन है फ्रेंड्स, मैनेजर। ठीक है, ये मैनेजर है, ये ऑनर है, ये कौन है, ये वर्कर्स है, ये वर्कर्स है, और ये वर्कर्स नो डाउट इस मैनेजर के अंडर ही तो वर्क कर रहे हैं क्योंकि यही तो सब मैनेज करता है, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऑनर है ये इन वर्कर्स को डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो इस ऑनर को कोई भी इंस्ट्रक्शन इन वर्कर्स को देनी है तो ये पहले इनके मैनेजर को बताएगा, मैनेजर आगे फर्दर इनको बताएगा। समझ गए? लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तभी ऑनर जो है वो डायरेक्टली इन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा। अदरवाइज याद रखना, ऑनर डायरेक्टली वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो जाकर के इनके मैनेजर को बताएगा, मैनेजर ही आगे क्या है वर्कर्स को बताएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो नहीं भूलोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 18, दैट इज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनर, एजेंट्स, मैनेजर्स। यार ये जो माइंड के कहते हैं ऑनर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं, इनकी क्या ही ड्यूटीज होती है या क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले तो मान लो यार, आप अगर मान लो आपको माइंड में सेफ्टी के लिए गैस डिटेक्टर लगवाना है, खर्चा होगा ना, तो ये जो भी फाइनेंशियल अब खर्चे का अरेंजमेंट करना है ये कौन करेगा, इस माइंड के ऑनर्स एंड एजेंट्स ही करेंगे। ठीक, ऐसे ही सेक्शन 58 की जो क्लॉज DEP है, ये वाले जो क्लॉज है ना, यहाँ पे के भी जो मामले है ना वो कौन हैंडल करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ऑनर एंड एजेंट लोग ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं इस एक्ट का अगर रूल वायलेट हो गया, जो हमने अभी पिछले सेक्शन में समझा था है ना, कि जो ऑनर एंड एजेंट है वो डायरेक्टली वर्कर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। लेकिन अगर मान लो एजेंट ने क्या है, मैनेजर के बजाय डायरेक्टली ही इंस्ट्रक्शन दी, तो ये तो एक्ट के रूल को हमने वायलेट कर दिया, खराब कर दिया, खत्म कर दिया, तो फिर यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन देने वाले को गिल्टी माना जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों की ये भी जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी ये ऑपरेशंस माइंड के हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो इस एक्ट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही हो रहा है। ठीक है, जैसे बीइंग एन एजुकेटर ऑन यूट्यूब, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूट्यूब की पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही सारा काम हो, है ना। ठीक उसी तरह से ही यहाँ पर क्या है, जो ऑनर होता है, जो एजेंट होते हैं, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि सारा काम इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हो, कोई भी रूल टूटे ना। नेक्स्ट आ जाता है कि मान लो एक वर्कर था, वो यहाँ पे इंजर्ड हो गया माइन में, ठीक है, और गलती चाहे वर्कर की भी हो, जो भी है, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है
वो जो ऊपर के लोग होते हैं ना, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ऑनर हो गए, एजेंट हो गए, ये सब भी जिम्मेवार माने जाएंगे। जैसे मान लो अगर एक शॉप है, वहां पे एक वर्कर को चोट लगी है, ठीक है, तो जिम्मेवार कहीं ना कहीं उसके शॉप के ऑनर को माना जाता है। उससे पूछताछ होती है कि हाँ भाई, तेरी शॉप में ये कैसे हो गया, इस वर्कर को चोट कैसे लग गई। चाहे ऑनर को बेचारे को कुछ पता भी ना हो, या उसने बोला भी हो कि ध्यान से काम करियो, गलती बेशक उस वर्कर की हो, लेकिन पूछताछ तो ऑनर से भी होती है ना। ठीक उसी तरह से ही फिर गिल्टी ऊपर वाले वो जो लोग हैं ना, ऑनर, एजेंट, ये सब भी माने जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये ऑनर या एजेंट या मैनेजर्स ये सब ये प्रूव कर दे कि हमने तो फुल एफर्ट दिए थे, सेफ्टी का ध्यान रखा था, इन लोगों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, प्रॉपर हेलमेट, सारे सेफ्टी गैजेट्स प्रोवाइड करे गए थे, लेकिन इस वर्कर ने खुद ही हेलमेट नहीं पहना, तो मतलब अगर ये लोग ये प्रूव करते फिर ये बच सकते हैं, अदरवाइज फंसेंगे। समझे? नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मान लो माइंड में कोई भी हादसा हो या कुछ भी हुआ है और ऑनर एंड एजेंट बोले अरे हमको क्यों पूछते हो, हमने तो मैनेजर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, इसी से पूछो, हमें क्या। ऐसा आप बहाना नहीं बना सकते, ये नहीं चलेगा। समझ गए? अगर कुछ भी होता है तो मैनेजर के साथ साथ ऑनर एंड एजेंट को भी पूछा जाएगा कि हाँ जी बताइए ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। अब ये कहकर बच नहीं सकते कि मैनेजर ये सब देख रहा था, उसी से बस पूछो, हमें कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं बोला जा सकता। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपको सारे सेक्शंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 19, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। देखो यार, आप वर्कर्स जो काम करते हैं उन्हें प्यास तो लगती है ना, पानी तो चाहिए। तो फिर यहाँ पर सबसे पहली बात कहते हैं जो ऑनर है, जो एजेंट है, उसे ये चाहिए कि वो वर्कर्स के लिए प्रॉपर जो वाटर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करे, और ऐसी जगह पर करे जहां पर वो इजिली अवेलेबल भी हो वर्कर्स को। लेकिन सोचो यार, माइंड में अगर कोई वर्कर है वो ज्यादा अंडरग्राउंड काम कर रहा है तो फिर कहते हैं आप उनके लिए ऑल्टरनेटिव वाटर का अरेंजमेंट करवाइए, लाइक आप उन्हें वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करवाइए, लेकिन आपको पानी अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा अपने वर्कर्स के लिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो आपने कहते हो कि पानी का अरेंजमेंट करा है, वहां पे ऐसे बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर या फिर पीने का शुद्ध जल लिखा होता है ना, कहीं पर कहीं जगह पे आपने भी देखा होगा। तो फिर से लिखा होना चाहिए सो दैट वर्कर्स को पता चल सके कि ये जो पानी है उनके पीने के लिए अवेलेबल करवाया गया है। एक तो ये बात थी। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए फ्रेंड्स ये वॉशरूम है एंड ये कोई वॉशिंग प्लेस है, तो फिर ये जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो अरेंजमेंट है, तो फिर कहते हैं वॉशरूम्स एंड वॉशिंग प्लेस पे ये जो पीने का पानी वाला जो अरेंजमेंट है, इसमें 6 मीटर का क्या है डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन जरूरत पड़े, अगर आप चाहते हो कि 6 मीटर नहीं, हमें थोड़ा डिस्टेंस कम करके दीजिए, तो आप ये डिस्टेंस कम तो करवा सकते हो, लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर अप्रूवल दे तभी। मान लीजिए आपकी जरूरत के हिसाब से चीफ इंस्पेक्टर ने बोला, आपको अप्रूव कर दिया कि ठीक है आप इनके बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं अगर चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूवल दी है। अदरवाइज वॉशरूम्स एंड वॉशिंग फैसिलिटी जो है इनमें और जो पीने वाला पानी है ये 6 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है, कम तभी अगर चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करे। अब ये दोनों बातें इंश्योर करने के लिए, कौन सी 2 बातें? सबसे पहले कि पानी अवेलेबल करवाया गया है उनके पीने के लिए वर्कर्स के, दूसरा डिस्टेंस ये मेंटेन करा है या नहीं। ये 2 बातों को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप ले सकती है, लाइक वो किसी को अपॉइंट कर सकती है ये इंश्योर करवाने के लिए कि जरा जाकर के एग्जामिन करके आओ और ये देखो कि क्या ये जो माइन का ऑनर है वो ये दोनों बातें फॉलो कर रहा है या नहीं। क्या पानी अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो क्या वो इनसे 6 मीटर के डिस्टेंस पर है? अगर वो 6 मीटर से कम डिस्टेंस पर है तो क्या वो चीफ इंस्पेक्टर की अप्रूवल ली हुई है? ठीक है, तो ये बातें भी इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट कर सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? लेकिन कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।